हाय देयर, वेलकम टू द उर्दू 10th। तो आज की इस वीडियो में हम लोग है ना क्या करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग है ना कंप्लीट सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया है ना इस साल का, उससे आज हम लोग कंप्लीट उसका आंसर सॉल्यूशन सब कुछ कर लेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे भी और नीचे कमेंट सेक्शन में भी बहुत ही ज्यादा बार डीएम आ रहा था कि भैया एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करा दो, सैंपल पेपर सॉल्व करा दो, भैया अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, उसकी क्या अप्रोच होगी, क्या होगी। तो मैं सोचा कि एक काम करते हैं, एक सैंपल पेपर ही पूरा सॉल्व कर देते हैं, उसका ए टू जेड कंप्लीट, और उसी में है ना हम लोग सब कुछ तरह का क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। इससे ना तुम्हारा बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। और दो रिक्वेस्ट है तुम्हारे से, इस वीडियो को है ना बहुत अटेंटिव होकर, मतलब बैठ के अच्छे से देखना, ऐसे लेट करके मत देखना। और दूसरा ये कि नॉर्मल स्पीड में देखना, अगर स्पीड बढ़ा के देखोगे तो मतलब कि ऐसे ही तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक बार नॉर्मल स्पीड में कंप्लीट वीडियो देखो। तो चलो बिना वक्त जाए कि आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग उर्दू सीबीएसई सैंपल पेपर डिस्कशन क्लास 10 2023 टू 2024 इसको कर देंगे कंप्लीट। तो देख लो, इसको हम लोग है ना कुछ इस तरह से क्वेश्चन वाला जो भी पार्ट रहेगा ना उससे हम लोग इस सी ग्रीन कलर से कर दिए, और आंसर वाला जो भी पार्ट रहेगा ना उसको हम लोग जो बैकग्राउंड कलर रहेगा उसका क्रीम कलर रहेगा। तो इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो चलो सीधा हम लोग क्लास 10 का सैंपल पेपर देखते हैं क्या है। तो सैंपल पेपर 2023-2024 उर्दू कोर्स बी का है, और क्लास 10 कोड 303 ऐसा है। इसके लिए तुम्हें टाइम दिया गया है, 3 आवर्स का तुम्हें टाइम मिला है, और 80 मार्क्स का ये फुल एग्जाम है। तो 3 आवर्स का टाइम है ना। अगर तुम मेरी सारी वीडियोस देखे और इस सैंपल पेपर वाली वीडियो अगर कंप्लीट देख लोगे ना, तो यकीन मानो तुम इस पूरे पेपर को है ना 2 आवर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि तुम 2 घंटे में पूरा पेपर निपटा दोगे। कैसे करोगे, कैसे क्या करना, चलो आज सब कुछ देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। जो सेक्शन ए है, हिस्सा अलिफ जो है सेक्शन ए है, उसका पहला सवाल है मंदरजा झील इख्तिबासात को गौर से पढ़े और इससे मुतालिक सवालों का जवाब लिखिए। मतलब इसको गौर से पढ़ना है और इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले तुम्हारे बुक में दिया गया है एक सीन पैसेज तुम्हारा क्वेश्चन में आएगा और एक अनसीन पैसेज आएगा। तो सीन पैसेज में से है ना एक तुम्हारा स्टोरी वाला आएगा और एक पोएम वाला रहेगा, ठीक। और एक अनसीन पैसेज से भी एक ऐसे स्टोरी टाइप का एक पैसेज दे दिया जाएगा, उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक पोएम वाला स्टोरी टाइप का। तो ये जो है ना सीन और अनसीन पैसेज वाला जो है रीडिंग सेक्शन, ये तुम्हारा 20 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हम लोग बुक से, और बुक से है ना तुम्हारा जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला हो गया या फिर रजिया सुल्तान वाला, इस टाइप का जितना मजमून है ना उसी से ये पैसेज आएगा। तो ये वाला पैसेज है ना एक बार ध्यान देख लेना। अब ये तुम चैप्टर पढ़े हुए हो, ये रजिया सुल्तान हुआ या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इससे जो भी पैसेज वाला क्वेश्चन पूछेगा ना तो हम लोग फटाफट आंसर दे लेंगे। तो ये कोशिश करना क्या कि जो तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम मिलता है ना क्वेश्चन को पढ़ लेने के लिए, उसमें तुम्हें जो सीन पैसेज वाला क्वेश्चन है, मतलब कि तुम्हें 10 मार्क्स का निपटा देना है। वो मतलब कि कॉपी स्टार्ट लिखने से पहले ही मतलब कि सोच लेना कि क्या करना है। मतलब कि टाइम जैसे स्टार्ट होगा ना तो तुम पढ़ने और इसमें 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करोगे, सीधा क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करोगे कॉपी में। और कॉपी में आंसर किस साइड से लिखना है, तो पीछे साइड से लिखना है। इसका भी बहुत आ रहा था कि भैया आगे से लिखेंगे, नहीं, पीछे साइड से। ऑब्वियस सी बात है कि उर्दू इधर से लिखी जाती है तो उसको पीछे बैक साइड से लिखना, ठीक। तो चलो हम लोग पहले इसका आंसर, इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर इस पैसेज का क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन पढ़े रहेंगे ना तो हम जहां पे भी पैसेज पढ़ेंगे ना तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो लाइन रहेगा ना हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा, तो हम उससे अंडरलाइन कर लेंगे। और क्वेश्चन पेपर में ना घस-फूस कर सकते हो आराम से, तो उसके लिए तुम बेफिक्र रहना। अंडरलाइन ये सब क्वेश्चन पेपर में खुद ही कर लेना। क्वेश्चन में कहीं पे ना पूछेगा, मतलब कि कहीं पे नो रहेगा या फिर क्या रहेगा, इस तरह का जो भी चीज रहेगा हाईलाइट करते रह जाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। और तुम चैप्टर पढ़े हुए तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ये पता ही है। रज़िया सुल्तान किस मुल्क की मलिका थी, किस मुल्क की मलिका थी? इंडिया की। तो अभी हम लोग पूरा पैसेज पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग ये क्वेश्चन हमारे बुक से है तो हमें आंसर फटाफट आना चाहिए। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो तुम्हें भी एकदम फट से आंसर आना चाहिए। रज़िया सुल्तान की खूबियां क्या थी, उनकी खूबी क्या थी, तख्त नशीन होने पर रज़िया का क्या अहद लिया था, क्या वो वचन ली थी, क्या वादा की थी, रज़िया सुल्तान के भाई कैसे थे, उनके भाई जो थे रज़िया सुल्तान के वो कैसे थे। तो ये 5 क्वेश्चन है, इसको हम लोग को पैसेज में से आंसर निकालना है। तो चलो पैसेज में से पहला आंसर निकालते हैं। रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। तो पहला हमें एक आंसर मिल गया पहले ही वर्ड में कि जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है रज़िया सुल्तान किस मुल्क की मलिका थी, तो रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की मलिका थी। यहाँ पे आ गया वो दिल्ली के बादशाह इल अल्तमश। यहाँ पे देखो उर्दू में अल्तमश लिखा हुआ है, जैसे हमें पता है हिस्ट्री के हिसाब से इल्तुतमिश था बादशाह का नाम, बट ये हमारा एसएसटी का चैप्टर नहीं है, लिटरेचर का है। तो लिटरेचर में अगर क्वेश्चन में अल्तमश आता है तो हम लोग अल्तमश लिखेंगे, अगर इल्तुतमिश लिखा रहेगा तो इल्तुतमिश लिखेंगे। तो जो लिखा रहेगा इसको देख लेना। अब देखो अल्तमश इल्तुतमिश ये लिखते कैसे है ना, अभी एक रफ कॉपी लेके एक पेज बटना
उसमें जो भी भारी वर्ड है ना वो खुद से एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा ना हो कि अल्तमश इल्तुतमिश कैसे लिखते हैं, मलिका कैसे लिखते हैं, इसका मरकज किधर जाएगा, लाम किधर होगा, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब टाइम वेस्टिंग होगा और फालतू का तुम्हें एक कंफ्यूजन मिलेगा, अरे ये कैसे होता है, इसलिए ये सब अभी क्लियर कर सकते हो। ठीक, वो दिल्ली के बादशाह अल्तमश की बेटी थी। तो ये 2 हो गया। और रजिया सुल्तान की खूबियां क्या थी, अब आगे का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, आगे का पैसेज। अपने बहन भाइयों में रजिया सबसे ज्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। अपने बहन भाई में सबसे ज्यादा मेहनती और होशियार थी। ठीक, बाप ने अपनी जिंदगी में ही उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था, अपना वंशज जो जानशीन मुकर्रर कर दिया था। वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद है, तो बेटे क्या थे, ऐश पसंद है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ना, रजिया सुल्तान के भाई कैसे थे, तो अल्तमश के वो जानता, अल्तमश जो इसका बाप था, इनके फादर जो थे, जो राजा थे, वो जानते थे कि उनके बेटे सब है ना एकदम ऐश पसंद है। तो रजिया सुल्तान के भाई हुए ना उनके बेटे, तो उनके भाई कैसे थे, तो वो ऐश पसंद थे। तो हमें ऐसा नहीं है कि हर पूरे एक एक लाइन का एक एक सीक्वल वे में आंसर मिलता जाएगा। जैसे हम लोग पहले ही वर्ड पढ़े थे, तो उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिला था, रजिया सुल्तान किस मुल्क की मलिका थी, तो दिल्ली की मलिका थी, हिंदुस्तान की मलिका थी। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है। तो अब हमारे पास कौन क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 3 बचा और क्वेश्चन नंबर 4 भी बचा, आगे वो भी इसका आंसर मिल जाएगा। बेटी के अलावा और कोई हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता था। उसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रजिया सुल्तान का नाम भी शामिल कर लिया था। अपने आखिरी जो राजा महाराजा के जो होता था ना सिक्का, उस पे अपना मतलब रजिया सुल्तान का भी नाम उसमें शामिल कर दिया था, कि लोगों को पता रहे कि हाँ रजिया सुल्तान ही अब नेक्स्ट बनेगी जो मलिका बनेगी। ठीक, तख्त नशीनी होने पर रजिया ने क्या अहद लिया, ये क्वेश्चन था, क्या अहद लिया, मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। तो ये सीधा लाइन, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ना, यहां से यहां चिपका देना, मैं अवाम की भलाई और सल्तनत। रजिया सुल्तान ने अहद लिया कि वो अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करेगी। ये अहद ली थी। ठीक, और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित ना कर दो कि मर्दों से कम नहीं है। तो ये साबित ना कर दे। तो तख्त नशीनी होने पे क्या लिया था, वो सल्तनत की भलाई और तरक्की के लिए काम करती रहेगी। कौन, रजिया सुल्तान, ये काम करती रहेगी। तो चलो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो पहला जो जवाब है, रजिया सुल्तान अल्तमश बादशाह की बेटी थी। ऐसे अल्तमश लिखा था, अल्तमश बादशाह की बेटी थी। रजिया सुल्तान मुल्क हिंदुस्तान की मलिका थी, हिंदुस्तान की मलिका थी। रजिया सुल्तान ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। रजिया की खूबी क्या थी, तो खूबी जो थी ना, अपने सभी भाई बहनों में ज़हीन, मेहनती, होशियार थी। तो रजिया अपने सुल्तान ज़हीन, मेहनती और होशियार थी, ऐसे लिख देना। तख्त नशीनी होने के बाद रजिया ने अहद किया कि वो सल्तनत की तरक्की और अवाम की भलाई के लिए काम करेगी। पांचवा क्या है, रजिया के भाई ऐश पसंद थे। तो सारा आंसर हम लोग पैसेज में से फटाफट फटाफट निकाल लिए, क्योंकि क्वेश्चन पहले पढ़े रहेंगे, उसके बाद पैसेज पढ़ते ही है ना, फट से हमें मिल जाएगा। उससे मिलता जुलता कोई एक वर्ड मिलेगा ना, बस वहां पे हाईलाइट कर देना। उसके बाद एक बार अगर तुम्हें एक कंफ्यूजन हो तो पीछे क्वेश्चन एक बार पलट देना कि क्या पूछ रहा है, और फिर देखोगे ना तो फट से आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो पैसेज, इसका जो सीन पैसेज रहेगा वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तुम पहले से चैप्टर प्रिपेयर करके रहोगे, उसके से भी सामने तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वो पैसेज का लाइन देखने को मिल जाएगा। तो और क्या चाहिए। अनसीन पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट कोई खास डिफिकल्ट होता नहीं है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना। और उर्दू का लेवल बता रहा हूं, अगर उर्दू लिटरेचर को है ना, अगर इंग्लिश लिटरेचर से तुम कंपेयर करोगे ना, तो मतलब समझ लो इंग्लिश लिटरेचर अगर 9, 8, 9 है ना, तो उर्दू उस हिसाब से है ना 3 और 4 होगा, इसका लेवल है। तो इसलिए है ना इसका पैसेज ये सब बहुत इजी लेवल में रहता है, बस बशर्ते है कि तुम्हें उर्दू पढ़ने और लिखने आना चाहिए, उसके बाद तुम फटाफट निपटा दोगे। तो उसके बाद हम लोग इसका बी पार्ट देखते हैं। तो ये हम लोग कितना भी सॉल्व किए, 5 मार्क्स का सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 मार्क्स का। अब होगा हमारा 5 मार्क्स, वो पोयम साइट से हमें निकालना होगा इसका आंसर। ठीक, तो ये पोयम दिया हुआ है, तुम्हारी बुक का ही पोयम रहेगा। तो तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। अब पोयम सब है ना याद नहीं करना है तुम्हारे बुक में, पोयम सब जो भी होगा ना उसे एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अगर इसमें है ना पोयम जो लिखा रहता है ना, उससे उसके राइटर का नाम, उस पोयम का नाम, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। पोयम लिखने को नहीं आएगा, वो बच्चे में होता था। ठीक, पोयम लिखने को नहीं आएगा, बट उसके राइटर जो होंगे और पोयम का जो हेडलाइन होगा, हेडिंग, वो अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, तो तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटी, क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलत, इनको जवाब बनाया। तुम्हें पता चल गया ये कौन सा पोयम है। ये फर्स्ट पोयम है जो तुम्हारे जान पहचान बुक में दिया गया था। तो सूरज से हमने पाई गर्मी और रोशनी भी, जो हमद था ना वो है। ठीक, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती हैं जो चहकते, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वाह बनाया, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर, इन नेमतों को तुझको है कदरदा बनाया। तो ये था तुम्हारा पोयम। ये तुम्हें पता होगा ना पोयम, ये जो जान पहचान का फर्स्ट पोयम था। और इस जो तारीफ उस खुदा की जो होता है ना, ये इसको हमद बोलते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। नज़म के शायर का नाम
पहले ही से बता दिया हूँ। इसके नज़म जो फर्स्ट नज़म था ना, उसके थे इस्माइल मेरठी थे। जितने भी नज़म के राइटर है ना, जैसे मीर तक़ी मीर है, साहिल लुधियानवी हैं और इकबाल है, मिर्जा गालिब है, इस तरह का सारे का याद रखना, बशर नवाज, तो इस सारे का नाम रखना कि कौन क्या लिखे हैं, कौन कौन पोयम लिखे, ठीक। जिस नज़म में खुदा की तारीफ करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस नज़म में खुदा की तारीफ करते हैं उससे हम लोग हम्द कहते हैं, ठीक। खुदा ने मिट्टी से क्या उगाया? तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, मिट्टी से बेल बूटी क्या खुशनुमा उगाया, तो खुदा ही ने उगाया ना, तो मिट्टी से खुदा ने मिट्टी से बेल बूटी उगाया, ठीक। चिड़िया किसकी तस्वीर बयान करती है? तो चिड़िया अल्लाह की तस्वीर, खुदा की तस्वीर बयान करती है। और पांचवा क्वेश्चन क्या है? खलत और चश्मा के क्या मानी है? खलत और चश्मा के क्या मानी? चश्मा का मानी वर्ड मीनिंग में तुम्हें मिल जाएगा। चश्मा उस जगह को बोलते हैं जहां से पानी फूट के निकलता है, ठीक, उस जगह को चश्मा बोलते हैं, ठीक। और खलत, खलत कहाँ पे दिया हुआ था इस चैप्टर में? तो यहाँ देखो ये लाइन में, पहना के सब्ज खिलत, तो पहना के सब्ज खिलत उनको जवाब बनाया। तो कुछ खलत का मतलब समझ में आ रहा है? पहना के, कुछ पहना, पहना क्या जाता है? कपड़ा पहना जाता है, तो कपड़ा, पोशाक, इसी टाइप का कुछ मतलब होगा। तो गलत का ऐसा अगर तुम्हें नहीं ना समझ में आ रहा कि क्या होगा क्या होगा, तो उसके आगे पीछे का वर्ड समझने की कोशिश करो। पहना के सब्ज खिलत, अब कोई को टेबल कोई थोड़ी पहना सकते हो, कोई को चेयर कोई थोड़ी पहना सकते हो, पहनाने वाली चीज ही पहनाओगे उसे, तो उसे पहना के सब्ज खिलत उनको जवाब बनाया। तो अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो नज़म के शायर का नाम इस्माइल मेरठी है। जिस नज़म में खुदा की तारीफ की जाए उसे हम्द कहते हैं। खुदा ने मिट्टी से खुशनुमा बेल बूटी उगाए, बेल बूटे उगाए। चिड़िया खुदा की तस्वीर बयान करती है। खलत के मानी है पोशाक, मैं बोला था ना कुछ पहनने वाला चीज है, तो पोशाक, कपड़ा, इसी टाइप का पोशाक है। और चश्मा का मानी है सोता। देखो चश्मा का मानी सोता, इसको एक वर्ड में सोता भी बोलते हैं, ठीक, लेकिन उस जगह को बोलते हैं जहां पानी फूट के निकलता है। अगर तुम्हें एकदम एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा तो तुम उस जगह को बोलते हैं पानी जहां से फूट के निकलता है, एकदम 100% सही होगा। ये जो है ना आंसर, ये सारा सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली सैंपल पेपर में जो आंसर था ना, वो मैं यहाँ पे लाया हूँ, कुछ खुद से नहीं लिखा हूँ। इसीलिए इसमें जो कुछ भी है वो सीबीएसई की तरफ से ही सारा कुछ आया हुआ है, क्वेश्चन से लेके आंसर तक। तो अब हम लोग अभी तक हम लोग कितना मार्क्स कंप्लीट कर लिए? 10 मार्क्स हम लोग कंप्लीट कर लिए, सेक्शन ए का 10 मार्क्स। अब हम लोग आ रहे हैं अनसीन पैसेज। ये सब तो तुम्हारे बुक का ही था, जान पहचान वाले बुक का सीन पैसेज था। अब हम लोग अब आए हैं अनसीन पैसेज, जो सबको बहुत भारी लगता है, लेकिन भारी है नहीं। अभी चलो अभी पढ़ेंगे ना साथ में, सब ये हो जाएगा। तो दर्ज झेल इख्तिबास में से गौर से पढ़ें और इनका सवाल भी लिखें, मतलब ये भी 10 मार्क्स होगा। तो जो अलिफ होगा वो 5 मार्क्स का होगा, इससे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो नेक्स्ट नज़म वाला होगा, पोएम वाला होगा, उससे भी 5 मार्क्स। तो इससे क्या क्या कैसे कैसे पूछा गया, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है। तो कबीर और गुरु नानक का जमाना कौन सा था? तो कबीर और जमाना हमें बताना है, कुछ टाइम लाइन होगा वो बताना है। सेकंड है कबीर की शोहरत की वजूहात क्या क्या है? कबीर की शोहरत की वजूहात क्या क्या है? उन वो कबीर कैसे पॉपुलर हुए, पॉपुलैरिटी का रीजन क्या है उनके? गुरु नानक ने किस चीज का प्रचार किया? गुरु नानक जो थे वो किस चीज का एडवर्टाइज प्रचार किस चीज का किए? गुरु नानक की तालीमात और शायरी किस जबान में हुए? गुरु नानक जो थे वो शायरी किस जबान में करते थे और वो तालीम किस जबान में हासिल किए? गुरु नानक और कबीर के कलाम की खुसूस खूबियां क्या है? तो ये सारा क्वेश्चन है, ठीक। अब हम लोग इस सारे क्वेश्चन को एक बार समझ के नजर में रखते हुए इसको हम लोग अब पैसेज हम लोग रीड करेंगे, ठीक। तो पैसेज पहले ही हम लोग रीड करते हैं, क्या है? 15वीं सदी और 16वीं सदी। अब देखो 15वीं 16वीं ये सब कैसे लिखता है, देखते रहना कि कैसे लिखाता है, मालूम चला लिखने में तुम्हें दिक्कत हो जाए। 15वीं सदी और 16वीं सदी में हिंदुस्तान में दो बड़े मशहूर रिफॉर्मर संत कबीर और बाबा गुरु नानक थे। कबीर जिला बस्ती के रहने वाले थे। वो बेलौस इबादत और सच्ची रूहानियत का पैगाम लेकर उठे थे। इनके दोहे, तो दोहे, तो कबीर क्या लिखते थे? दोहे लिखते थे। ये दोहे के लिए ना मशहूर होंगे। कोई शायर अपने शेर के लिए मशहूर होगा, कोई राइटर अपने जो लिखा रहेगा उसके लिए ना मशहूर होगा। तो ये क्या लिखते थे? दोहे लिखते थे, तो दोहे के लिए मशहूर थे। आज भी खास और आम लोगों में यकसा मकबूल है और दुखे हुए दिलों पर मरहम का काम करते हैं। आगे है, गुरु नानक नेकी और पाकबाजी का नूर बनकर पंजाब के जमीन से उभरे। इनकी रूहानी आवाज ने खुदा परस्ती का, खड़ी इंसानियत का, आम का प्रचार किया। किस चीज का प्रचार किया? खुदा परस्ती के, खड़िया खुदा परस्ती का प्रचार किया, ठीक। कबीर के ज्यादातर कलाम पूर्वी जबान थी, जो पूरब टाइप के होगा ना जबान, जो इनके इन इलाकों की जबान थी, पूरबी जबान में थे। गुरु नानक की तालीमात और शायरी पंजाबी जबान में हुई, ठीक। गुरु नानक की किस में हुई? पंजाबी जबान में हुई। लेकिन इन दोनों के कलाम में खास बात यह है कि दोनों की यहाँ इंसान दोस्ती, आलमी अमन और खैर सगाली और मोहब्बत, वतनों की मोहब्बत के जज्बात हैं। दोनों ने इनके अखलाकी कदरों की तालीम दी है।
तो हम लोग इसका कबीर और गुरु नानक का जमाना कौन सा था? तो 15वीं सदी और 16वीं सदी थी। इसका आंसर हो गया। कबीर की शोहरत की वजूहत क्या है? तो इनकी शोहरत की वजूहत क्या है? दोहे हैं। गुरु नानक ने किस चीज का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने किस चीज का प्रचार किया? इनकी रूहानी आवाज ने खुदा परस्ती और खड़ी इंसानियत का प्रचार किया। खुदा परस्ती और खड़ी इंसानियत का प्रचार किया। गुरु नानक की तालीमात और शायरी किस जबान में है? तो पंजाबी जबान में इनकी तालीम और शायरी है। गुरु नानक और कबीर का कलाम की खास खूबियां क्या है? तो चलो हम लोग सीधा अब इसका आंसर देखते क्या क्या है। तो फर्स्ट का आंसर होगा सदी वाला। किस सदी के थे ये दोनों? तो 15वीं और 16वीं सदी के। ठीक। उसके बाद कबीर की शोहरत की वजह इनके दोहे हैं। गुरु नानक की तालीमात और शायरी पंजाबी जबान में है। गुरु नानक की तालीमात और शायरी पंजाबी जबान में है। ठीक। गुरु नानक ने खुदा परस्ती और इंसानियत का प्रचार किया। हम लोग सब सैंपल पेपर में फटाफट निकाल लिए ना। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन से अगर प्रचार वर्ड आ रहा है, ठीक, तो प्रचार वर्ड हमें जहां जहां पे देखने को मिलेगा ना, प्रचार, अच्छा प्रचार आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा नजर दौड़ा के देखेंगे, अच्छा ये अच्छा यहाँ पे प्रचार है, तो हाँ ये तो आंसर निकल गया फट से। तो हम लोग ऐसे फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक। गुरु नानक ने खुदा परस्ती और इंसानियत का प्रचार किया। गुरु नानक और कबीर दोनों के कलाम में इंसानी दोस्ती, आलमी अमन और वतन की मोहब्बत के जज्बात मिलते हैं। देखो अनसीन पैसेज में कोई ऐसा वर्ड था जो तुम्हें अलग से लिखना पड़ा? सारा कुछ इस पैसेज में था कि नहीं? तुम बस इसी चीज को अपने से इतना सोच के कि कौन क्या बात कर रहा है, इतना तो लिखना ही पड़ेगा ना। और ये सारा चीज तुम डिट्टो कॉपी पेस्ट मार सकते हो। अगर इसी के बजाय अगर तुम इंग्लिश के पैसेज की बात करो ना, तो इंग्लिश के पैसेज में ऐसा हरगिज नहीं होगा। हर इंग्लिश के पैसेज में ना तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट क्या, उसको समझ के उसका आंसर खुद से खुद की जबान में लिखना पड़ेगा, और तब होगा तुम्हारा मार्क्स कैलकुलेट। और उसमें भी अगर तुम्हारा ग्रामेटिकल एरर या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो नंबर अलग से डिडक्ट होगा। तो इसका पैसेज बहुत ही ईजी होता है कंपैरेटिवली। अगर तुम इसको कंपेयर करोगे ना इंग्लिश से तो पता चलेगा। आज फिर हम लोग नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं। अभी हम लोग कितना 15 मार्क्स कंप्लीट कर चुके हैं। आधा आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारे वो सबका चहचहाना, आजादियां कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपने खुशी से जाना। तो देखो घोंसले, अपनी खुशी से आना, अपने खुशी से जाना, चहचहाना, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? कुछ चिड़िया विड़िया से रिलेटेड पोयम है। ठीक। हाँ हाँ। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस जिस दम, शबनम के आंसू पर कलियों का मुस्कुराना। अरे अरे हम लोग को पहले क्या पढ़ना था? क्वेश्चन पढ़ना था। अभी हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना था यार। परिंदों का क्या याद आता है? और देखो परिंदा ही का है ये, तो परिंदों को क्या याद आता है? तो चहचहाना याद आता है। ठीक। ये आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, गुजरा हुआ जमाना से याद आता है। ठीक। लफ्ज आजादी का मुतजाद क्या है? लफ्ज आजादी का मुतजाद, आजाद का कैद होगा मुतजाद उसका। ठीक। दिल पर चोट क्यों लगती है? तो दिल पर चोट फटाक से मिल जाएगा। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसू पर कलियों का मुस्कुराना। तो कलियों के मुस्कुराने की वजह से ना दिल पर चोट लगती है। ठीक। आजादिया का कहा वो अपने घोंसले, और इस शेर का दूसरा मिसरा लिखिए। आजादिया कहा वो अपने घोंसले की, इस शेर का दूसरा मिसरा लिखिए। तो पहले हम लोग है ना ये पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दिल से था मेरा आशियाना, आती नहीं सदा इसके मीर कफ्स में, होती है मेरी रहाई काश मेरे बस में, होती मेरी रहाई काश मेरे बस में। तो पहला ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना, आजादिया कहा वो अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपने खुशी से जाना। अब देखो इस शेर का दूसरा मिसरा बोलने को गया, तो इसमें देखो ये एक हुआ, दो, तीन, चार, पांच, मतलब इस पूरे इसमें ना 5 शेर है। ठीक। और 5 शेर में ना ये पहला मिसरा हुआ और ये दूसरा मिसरा हुआ, इसका ही ये पहला मिसरा हुआ, ये दूसरा मिसरा हुआ। तो इसका दूसरा मिसरा पूछ रहा है। इस लाइन का दूसरा मिसरा कौन है? ये अपनी खुशी से आना अपने खुशी से जाना। तो इसी को हम लोग लिख देंगे अपनी खुशी से। तो आंसर देख ही लेते क्या है आंसर। तो आंसर है परिंदों को गुजरा हुआ जमाना याद आता है मुझको याद गुजरा हुआ जमाना। तो गुजरा हुआ जमाना मतलब परिंदे को गुजरा हुआ जमाना याद आता। लफ्ज आजादी का मुतजाद क्या था? कैद था। आजादी का मुतजाद कैद था। दिल पर चोट लगती है उस वक्त जब कलियों का मुस्कुराना याद आता है। देखो फटाफट तुम्हें आंसर पोयम में फटाफट लिखा हुआ आंसर मिल जा रहा है। बस उसी को उस जो एकदम रदीफ काफिया मिला के जो लिखा हुआ है ना, बस उसको एक आंसर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक। दिल पर चोट लगी इस वक्त कलियों का मुस्कुराना याद आता है। परिंदे का आशियाना कैद होने वाले परिंदे के दम से आबाद था। परिंदे का जो आशियाना मतलब परिंदे का जो घर था ना, वो कैद होने वाले जो परिंदे थे ना, जो परिंदे कैद हो चुके थे, उन्हीं की वजह से आबाद था। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। परिंदे का आशियाना किसके दम से आबाद था? तो परिंदे का आशियाना उसी परिंदे की वजह से आबाद था ना, तो परिंदे का दम से आबाद था। अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, तो ये वजह ये क्या था? आजादियां कहाँ वो अपने घोंसले की। तो इसका दूसरा लाइन क्या था? अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। तो यही सेम इसका आंसर होगा 5। इससे हम लोग कितना 20 मार्क्स अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और यकीन मानो अभी जितना टाइम लगा ना हमें इसको पढ़ के समझने में, ये करके मतलब स्लाइड ऐसे
हमें जब एग्जाम में ना ये तुम्हें बहुत कम टाइम लगने वाला है, तो यकीन मानो इसका तुम आंसर वांसर फटाफट निकाल लो। देखो कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तुम्हें देखना है कि पैसेज कौन सा क्या है, जो तुम्हारे बुक वाला पैसेज अगर समझ लो तुम्हें रजिया सुल्तान या फिर भीमराव अम्बेडकर इस टाइप का मिल गया, तो फटाक से तुम पढ़ के गए होगे, उसका आंसर फटाफट निकाल लोगे। उसका क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में अगर तुम्हें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े ना, तो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन जो मिलेगा ना उसके बगल में छोटू सा आंसर लिख देना, ठीक। उसके बाद है ना पैसेज फटाक से रीड कर लेना। पैसेज रीड करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 30 से 45 सेकंड लगेगा। पैसेज अगर रीड कर लोगे ना, तो तुम्हारा सीन पैसेज तो फटाफट निकल जाएगा, 10 मार्क्स तुम्हारा मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर। अनसीन पैसेज में से ना क्वेश्चन पढ़ना थोड़ा सा। अब देखो सीन पैसेज में भी से है ना, जैसे गलत वाले का मीनिंग पूछ दिया था, वर्ड मीनिंग पूछ दिया था, तो वर्ड मीनिंग वगैरह होता क्या है कि आदमी तुरंत प्रोसेस नहीं कर पाता, बट जब आदमी लिखते रहता है ना, तो थोड़ा देर में याद आता है कि हाँ इसका ये मतलब होगा, तो आदमी लिख जाएगा। तो एक बार स्पेस छोड़ देना, ठीक। और लेकिन है ना स्पेस छोड़ना ऐसा नहीं, मतलब उर्दू के एग्जाम में तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा, ये इसलिए बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारा राइटिंग स्लो है तो स्पेस छोड़ने वाला कुछ मत करना, एक छोटा सा कुछ आंसर लिख देना और एक लाइन है ना छोड़ देना। अगर तुम्हें याद आ जाता है तो एक बस सिंपल सा उस पे एक सीधा लाइन कट मारना और जो सही आंसर रहेगा एरो डाल के यहाँ पे ऐसे लिख देना। क्योंकि अगर तुम एक बार छोड़ दिए ना और तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं मिला, तो वो एकदम ब्लैंक चला जाएगा। और अगर तुम लिख दिया, अगर कुछ भी वो लिख दिया और वो सही निकला, तो तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह का गलती मत करना कि छोड़ देना, ठीक। अब हम लोग सीधा सेक्शन बी में आते हैं। तो ये पहला सेक्शन ए जो था वो हमारा रीडिंग सेक्शन था, जो हमें पढ़ के समझ के लिखना था, ठीक। अभी हमारा सिर्फ राइटिंग सेक्शन होगा, जो मतलब क्वेश्चन दे दिया बस फटाक से लिखना स्टार्ट करना है। तो पहला है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है, और 10 मार्क्स का पोयम है। तो क्या है, ये मजमून लिखने के लिए बोला जा रहा है, जो कौमी त्योहार के ऊपर मजमून है। तो 10 मार्क्स का मजमून है, ठीक। अब ये मजमून है ना तुम्हारे सीबीएसई की तरफ से जो दिया गया था, ये मजमून देखो जवाब नंबर 3 और 10 मार्क्स का ये मजमून जो है, तो यौम जमहूरिया के ऊपर ये मजमून लिख दिया, ठीक। ऐसे कौमी त्योहार का मजमून है ना, कौमी त्योहार के ऊपर लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें तुम्हें यौम जमहूरिया, यौम आजादी और वो जो गांधी जयंती वाला जो होता है, तो तीनों का तुम्हें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके कौमी त्योहार का वैसे लिखना चाहिए। अब ये एक पर्टिकुलर यौम जमहूरिया का लिख दिए, तो ऐसा भी कर सकते, कोई एक पर्टिकुलर कौमी त्योहार के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देते मजमून में। बट ये सीबीएसई की तरफ से आया हुआ है, तो मैं क्या ही बोलूं, तो सीबीएसई की तरफ से आया है, बट तुम्हें लगेगा कि इसका लेंथ तो बहुत छोटा है। ये तो देखो सीबीएसई है ना, ये 250 वर्ड बोला है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया ना 250 वर्ड पे लिखने के लिए। अब 250 वर्ड लिखने का है ना, मतलब कि तुम्हें मार्क्स पहले देखो, तुम 10 मार्क्स का मिल रहा है, ठीक। और ये जो 250 वर्ड है ना, ये कंप्यूटराइज वे में 250 वर्ड में, जो ऐसा यौम जमहूरिया का ऐसे 250 वर्ड में लिखने के लिए बोला गया, तो ये कंप्यूटराइज टेक्स्ट में 250 वर्ड लिख दिया गया। अब जो चेक करने वाले होते हैं ना, वो देखते हैं कि इसका मार्क्स कितना है, 10 मार्क्स का पूछा गया है। अब 10 मार्क्स में उनको 1.5 पेज 2 पेज अगर भरा हुआ नहीं मिलेगा, तो वो तो चेक करने वाले, तो यार वो ट्रेडिशनल जमाने के ना, वो तो देख रहे हैं कि इतना पेज नहीं भरा हुआ है और क्वेश्चन में 10 मार्क्स हम दे। तुम ये अंदाजा लगाओ, अगर एसएसटी या फिर मैथ का 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो वो कितना बड़ा हो जाता है लिखने में। अब तुम्हें ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल रहा है, अब वेटेज तो सारे सब्जेक्ट का सारा कुछ का इक्वल है ना, तो 10 मार्क्स का लिखना है, तो इसके लिए तुम्हें 1.5 से 2 पेज लिखना ही पड़ेगा कैसे भी करके। अब तुम ऐसे, जैसे पहले हम लोग ये यौम जमहूरिया वाला पढ़ लेते हैं क्या है लिखा हुआ, उसके बाद फिर आगे बताएंगे कैसे क्या करना है। हमारे मुल्क में कौमी त्योहार बहुत जोश खरोश से मनाए जाते हैं। कौमी त्योहार यौम जमहूरिया 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। आजादी के 3 साल बाद 26 जनवरी को 1950 को माहिरीन कानून और हिंदुस्तानी रहनुमाओं की मदद से एक दस्तूर बना, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर इसे हिंदुस्तान में नाफिज किया गया, उसे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट किया गया। हिंदुस्तान की एक खुद मुख्तार जमहूरियत, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे जमहूरियत तो दुनिया पर नक्शे पर उभारा। यही वजह है कि इस दिन को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। इस तारीख को मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों और गाँव में जश्न मनाया जाता है और वतन की आज़ादी और मुल्क की सालमियत का अहद लिया जाता है। साथ ही मुल्क को आज़ाद कराने वाले मुजाहिदों के खराज अकीदत पेश किया जाता है, मतलब कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो होंगे ना, उनके बारे में जो होता है तुम्हें पता ही होगा। इस रोज तिरंगा लहराया जाता है और सदर जमहूरिया को यह सलामी पेश की जाती है। कौमी गीत जन गण मन के साथ दीगर वतन दोस्ती से मुताल्लिक गीत बहुत जोश और उमंग के साथ गाए जाते हैं। मुल्क के बाशिंदे एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। स्कूल में यौम जमहूरिया की तकरीब को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तरह तरह के कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। ये दिन न ही सिर्फ हमें आज़ादी के परवानों की याद दिलाता है, बल्कि हमें इनके नक्शे के कदम पर चलने की तरगीब देता है, नक्शे कदम पर चलने की तरगीब देता है। इस दिन की तारीख अहमियत है। यह त्यौहार हमें मुल्क की आज़ादी, कौमी यकजहती और सालमियत का पैगाम देती है।
तो बहुत स्पीड में मैं ये यौम जमुहूरिया का पढ़ लिया हूँ। तुम चाहो तो पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पढ़ लेना। ऐसे यौम जमुहूरिया का तो भाई मैं बता रहा था कि 1.5 से 2 पेज में लिखना, क्योंकि उन्हें अगर नहीं मिलेगा ना 1.5 से 2 पेज, तो वो एक पेज में तुम्हें कितना ही मार्क्स दे पाएंगे, मुश्किल से मुश्किल तुम्हें 5-7, इससे ज्यादा तो नहीं देना देंगे, इसीलिए तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। अब तुम कैसे लिख सकते हो, जैसे यौम जमुहूरिया 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन लिखना 26 जनवरी को, यानी यौम जमुहूरिया के दिन बहुत ही ज्यादा मकबूल है, इस दिन तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, 26 जनवरी यौम जमुहूरिया, ऐसा करके एक एक वर्ड को है ना उल्टा पुल्टा करके, देखो उतना पढ़ते नहीं है, ऐसा मत करना कि गलत लिख देना, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक का यहाँ पे भी नंबर कट हो जाएगा। तो इसीलिए बस एक ही लाइन को उल्टा पुल्टा करके है ना कैसे करके पूरा देना। याद नहीं आ रहा तो तुम यार इसके लिए तो एक्सपर्ट हो, तुम्हें एक वर्ड बता दिया जाए तुम 2 पेज लिख दोगे उस पे, तो एग्जाम में तो होता ही है ऐसा। तो एग्जाम में ना इस पे कोशिश करना कि ये थोड़ा सा 1.5 पेज लिखे। और बहुत कुछ पूछ रहे थे कि लाइन हटा हटा के लिखना है, छोड़ छोड़ के लिखना है, कैसे लिखना है, तो मेरी सलाह मानोगे ना तो लाइन हटा के बिल्कुल मत लिखना, लाइन सटा सटा के लिखना, और 1.5 पेज तब लिखना, 1.5 से 2 पेज तब लिखना। लाइन छोड़ छोड़ के लिखोगे ना तो और ज्यादा है ना गलती जो होगा ना, तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ, वो सीधा नजर में आ जाएगा। अब मालूम चला तुम ऐसे करके लाइन हटा हटा के ही तुम्हारा 2 पेज छूट गया, ठीक, यौम जमुहूरिया का। अब उसमें से अगर 3 गलती उनको फटाफट नज़र आ गया, तो तुम्हारा 1.5 से 2 मार्क्स वो डिडक्ट कर लेंगे ना फटाक से। तो स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि साइंस एसएसटी होता तो इसमें तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, लेकिन लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो एग्जाम होगा ना उसमें स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हें स्पेलिंग पे भी ध्यान रखना है कि कुछ स्पेलिंग ना हो। और मैं बोला ना कि उर्दू का एग्जाम है, तुम्हें टाइम का शुरुआत से ही ध्यान रखना है। तुम्हारा टाइम बहुत कम टाइम में हो जाएगा ये पेपर कंप्लीट, तो इसके बाद तुम्हें एक बार पूरा रिवीजन कर लेना, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। और टाइम नहीं मिले तो उतना ध्यान मत देना कि थोड़ा सा उतना हार्ड कॉपी चेक नहीं होता बोर्ड का, ठीक। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी का दरखास्त लिखिए, मुनासिब वजह भी लिखिए। प्रिंसिपल के नाम 2 दिन का मतलब एक एप्लीकेशन लिखना है, मतलब 2 दिन की छुट्टी चाहिए हमें, और उसके लिए एक मुनासिब रीजन, यानी एक रीजन भी लिखना है कि क्यों छुट्टी चाहिए हमें। कोई की शादी में जाना है, कोई की तबीयत खराब है, कोई का इंतकाल हो गया, क्या हो गया, रीजन क्या है भाई, छुट्टी चाहिए, तो इसका रीजन लिखना है। और या फिर स्कूल फीस जमा के लिए वालिद को खत लिखकर रुपए मंगवाए, मतलब वालिद को खत लिखना कि वालिद साहब स्कूल में फीस मांग रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा पैसा भेज दीजिए, तो इसके लिए लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन लिखो। इसमें तुम्हारे या दिया है, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। अगर तुम्हारा, मेरी सलाह मानो, अगर तुम्हारा दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन पे कमांड है ना, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से ज़हन नशीन किए हुए हो, तो तुम यही लिखना दरख्वास्त, क्योंकि इसमें लिखना बहुत कम पड़ता है, और इस लेटर में भी कम ही लिखना पड़ता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। दरख्वास्त में कम लिख के है ना, मार्क्स पे हमें इक्वल मिलना, 5 मार्क्स, हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, जो कम लिखेंगे तो कम गलती। तो इसमें मज़मून की तरह नहीं है कि तुम्हें 1.5 पेज 2 पेज पुराना है, इसमें है कि बस तुम्हारा स्ट्रक्चर सही होना जाना चाहिए, और जो बीच का टॉपिक बोल रहा है, नफ्स मज़मून बोल रहा है, उसको सही से बस लिख दोगे ना, तुम्हें 5 मार्क्स कंप्लीट 5 मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए इसका ध्यान रखना कि यहाँ पे तुम्हें 1 नंबर भी डिडक्ट ना हो। तो इसलिए चलो सबसे पहले दरख्वास्त देखते हैं, जो जवाब नंबर 4 है। दरख्वास्त को भी देखेंगे अच्छे से और खत को भी देखेंगे अच्छे से। ऐसे तुम सारे लिए तो बस एक ही पेज लिखना है ना। तो जवाब नंबर 4 क्या है? दरख्वास्त पर ऐसे देखो, इसका स्ट्रक्चर, दरख्वास्त की एक अलग से मैं वीडियो बना चुका था। अगर दरख्वास्त की तुम्हें वीडियो नहीं पता तो दरख्वास्त की वीडियो देख लेना। जो मैं इंडिविजुअल वीडियो है ना, एक पोएटिक डिवाइसेस वाली है, जो इंपॉर्टेंट जो थे ना गज़ल के जो ये होते हैं वर्ड्स सब, जैसे कि मतला, मक्ता, रदीफ, तशबिया, ये सब वाली एक वीडियो थी, वो देख लेना। उर्दू ग्रामर का एक वन शॉट था, वो देख लेना अभी इस सैंपल पेपर के बाद जाके। और जान पहचान का जो चैप्टर तुमसे नहीं हुआ होगा वो सब कुछ अपलोड है। इस चैनल को एक बार विजिट कर लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे ना बहुत कुछ मिल जाएगा, वीडियो सेक्शन पे जाना, वहां पे तुम्हें। तो चलो हम लोग सीधा देखते हैं। तारीख 1 मार्च 2023 ईस्वी, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बेलीमान दिल्ली। उसके बाद हमें एक लाइन यहाँ पे गैप छोड़ना। अब लाइन के बारे में भी बहुत कोई डीएम कर रहे थे कि भैया हमारी कॉपी तो ऐसे लाइन लाइन वाली होती है, तो उसमें हमें बताइए कि लाइन कैसे छोड़ना है। देखो, लाइन यहाँ तक सटा के, यहाँ तक एकदम सटा के ही लाइन में लिखना। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ना। मौजू यानी जो सब्जेक्ट होगा, 2 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त चाहिए। हमारा मौजू क्या है, जो रीजन बोला रहेगा कि तुम्हें 2 दिन के लिए छुट्टी के लिए चाहिए, 10 दिन की छुट्टी के लिए चाहिए, तो जो रहेगा रीजन उसके लिए दरख्वास्त होगा। उसके बाद जस्ट एकदम सीधा ही हमारा चल रहा है, ठीक, अभी तक। उसके बाद नीचे वाले एक लाइन यहाँ पे भी गैप छूट रहा है ना, यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक, जनाब आली ऐसे करके, ये अलकाब, ये आदाब जरूर लिख दे रहा, ये आदाब हुआ, ये हुआ, ऐसे करके। इसका 0.5 मार्क्स होता है, इसका 0.5 होता है, इसका 0.5 होता है। इस तरह से करके ना तुम्हारा पहुंचता है। मार्किंग स्कीम वगैरह सब कुछ उस वीडियो में डिस्कस कर दिया था कि कैसे कैसे कौन सा गलती बिल्कुल मत करना कि जिसका मार्क्स तुम्हें डिडक्ट हो जाएगा। तो दरख्वास्त की वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, वो देख ही लेना। उसके बाद गुजारिश है कि मेरे भाई की शादी माह मार्च 16-17 को तारीख को मुंबई में है। मतलब भाई की शादी है 16-17 मार्च को, है ना, मुंबई में भाई की शादी है। मुझे अपने वालिदैन के साथ इस तकरीब में शरीक होना है। मतलब मेरे मम्मी पापा हम सब आ रहे हैं, तो उनके साथ हमें
इस तकरीब में, इस शादी में शरीक होना है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो लाइन होगा ना, जनाब आली के बाद जो फर्स्ट लाइन होगा वो नहीं, उसके बाद जो सेकंड लाइन होगा ना, वो थोड़ा ऐसे बाहर जाता है। पता नहीं इस बार के सैंपल में ऐसा ही दिया है, तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे तुम सटा के ऐसे सीधा लिखोगे तब भी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसे भी लिखा जाता है, बट इस बार दिया है ऐसे, तो अगर मिल रहा है तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, ये पेज के एकदम कॉर्नर से ऐसे यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इधर से लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकालना है, ठीक, इसके लिए ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे दरख्वास्त है कि इन तारीखों में मुझे स्कूल से रुखसत इनायत फरमाए, तो मुझे इस तारीख में स्कूल से छुट्टी अता फरमाए। उसके बाद एकदम सीधा, मतलब यहाँ पर ही एकदम कॉर्नर नहीं चला जाएगा, मतलब यहीं पे तुम्हारा खात्मा वाला पार्ट होगा। आपका फरमाबरदार शागिर्द सारा फातिमा। अब देखो यहाँ पे है ना सारा फातिमा, यहाँ पे तो दे दिया नाम, बट होता क्या है कि नॉर्म्स के हिसाब से है ना, तुम्हें अलीफ बे जीम लिखना होता है, या फिर तुम अगर इंग्लिश का लिख रहे हो ना तो एक्स वाई जी ऐसे करके लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा है ना कॉपी पे वो जो बंदे चेक करते हैं ना जो कॉपी, उन्हें पता नहीं रहता कि वो किन की कॉपी चेक कर रहे हैं। अब सपोज दैट कि तुम यहाँ पे अपना नाम लिख दिए, अब वो तुम्हारे कोई रिश्तेदार वगैरह या फिर कोई भी तरह से दोस्त वोस्त निकले, तो तुम्हारे लिए एक बायसनेस उनके लिए हो जाएगा ना, अरे यार ये तो अपना बंदा, चलो इसको दे देते हैं पूरा। तो ऐसा कुछ भी ना क्रिएट हो, एकदम अनबायस्ड कॉपी चेक हो, इसके लिए तुम्हें एक्स वाई जी इस तरह से लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि तुम नाम लिख दिए तो अब क्या होगा, अपना नाम लिख दिए तो है, लेकिन नॉर्म्स के साथ हम लोग गलती नहीं करेंगे, कहीं पर क्या पता कुछ हो जाए रीजन वगैरह, तो इसलिए अली बेजीम ही लिख देना। जमात दहम, जमात को ऐसे करके एक्स करके भी लिख सकते हो रोमन नंबर पे, और इस तरह से तुम्हारा दरख्वास्त हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। हमें एक खत लिखना था जो फीस मंगवाना था घर से, कि प्रिंसिपल साहब को यार फीस जमा करना है, स्कूल में फीस जमा करना है, तो उसके लिए फीस, तो ये खत है, ठीक। तो खत क्या है, तारीख 15 मार्च 2023, ऐसा तारीख कुछ भी लिख देना। अब बहुत कोई है ना एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया इस एड्रेस में किसका एड्रेस लिखना है। यार तू कोई भी एड्रेस लिख दे, इस ये फॉर्मल लेटर थोड़ी है जिसमें इसमें रिसीवर एड्रेस, सेंटर एड्रेस, सारा कुछ लिखना है। एक एड्रेस लिखना है, तुम जहां जिस सेंटर में बैठ के एग्जाम दे रहे हो ना वहां का एड्रेस लिख देना, ठीक ठीक। उसके बाद 12D सेकंड फ्लोर हरी कॉलोनी अलीगढ़, इस तरह से जो भी है इसका जो यहाँ पे रहेगा। खत की भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि खत का कैसे क्या होता है। तुम्हें पता होगा कि पहले अलकाब होता है, आदाब होता है, किस तरह से लिखते हैं खत, वो सब सारा बता दिया हूँ, ऐसे करके ऐसे है। उसके बाद यहाँ पे आदाब होगा, मोहतरम जनाब वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, यहाँ अलकाब है, ठीक, और ये आदाब है अस्सलाम वालेकुम। आपका खत मिला, आप लोग खैरियत से हैं, पढ़कर खुशी हुई, यहाँ रहाइश का मुनासिब इंतजाम हो गया। मतलब बच्चा हॉस्टल में रहता है और वो अपने घर पे पहले खत किताबत होता था ना सिर्फ, अब तो वीडियो कॉल ये सब, लेकिन उस टाइम में कि आपका खत मिला, हमको पढ़कर बहुत मजा आया। अब यहाँ का सारा इंतजाम हो गया मेरा, मकान मालिक मुनासिब कीमत पर खाना पीनी भी लगा, मतलब कि सब मेस वेस हो गया अरेंजमेंट। दाखिला का सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और क्लास का भी आगाज हो चुका है, मतलब कि जो भी एडमिशन का फॉर्म वगैरह था ना सब कुछ हो गया काम कंप्लीट, और अब से क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ के उस्ताद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरी तरह बाहर से आए हुए कुछ दोस्त भी मिल गए, मतलब मेरी तरह कुछ और लोग भी है जो बाहर से आके यहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं मुझे स्कूल की फीस जमा करने के लिए। अब ये लास्ट लाइन ऐसा करके लिखना, पहले हमें एक ऐसा नहीं कि खत देखो दरख्वास्त में होता है क्या, टू द पॉइंट बात होता है, हमें छुट्टी चाहिए भाई, हमारे इसके लिए जाना है, बस इतना लिख दिया हो गया। इसमें है क्या कि थोड़ा सा हाल चाल ये वो उसको ये करना, तब जाके इसको होता है कि मेन टॉपिक पे आते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक। मुझे स्कूल की फीस जमा करने के लिए रुपये की जरूरत है, जल्दी भेज दीजिए, मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। असलम और सारा को प्यार, असलम सारा इसके भाई बहन होंगे कोई, तो इनको प्यार कहिएगा, आपका फरमाबरदार बेटा जमील अहमद। अब यहाँ पे भी तुम्हें अली बे जिम ही लिखना, ठीक। तो इसी के साथ तुम्हारा खत वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता। तो चलो इसी के साथ तुम्हारा खत वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तुम्हें लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक ही लिखना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा ये नहीं होगा। अभी समझा रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो इसमें वीडियो लंबी बन जा रही, तुम्हें लगेगा और इतना टाइम लगेगा, नहीं इतना टाइम नहीं कुछ लगेगा। और तुम्हें अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं, और सबसे बड़ा सेक्शन होता है सेक्शन बी, क्योंकि ये राइटिंग सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन में लिखना ही पड़ता है सबसे ज्यादा, तो राइटिंग सेक्शन ही सबसे ज्यादा टाइम टेकन वाला सेक्शन होता है, क्योंकि ग्रामर तो फटफट टिक द करेक्ट, मतलब कि एक ऑप्शन वाला है उसमें 2-2 मार्क्स मिलते हैं, उसमें तो भर भर के नंबर मिलते हैं। तो ग्रामर में तो फ्री फंड में नंबर मिल जाते हैं, ऊपर के सीन पैसेज अनसीन पैसेज तो बहुत आसान होते हैं। मेन जो तुम्हारा नंबर होता है ना, मतलब लिखना जिसमें ज्यादा पड़ता है, मेहनत होता है, वो सेक्शन बी होता है, ठीक। आसान होता है क्योंकि लिखना ही है, मतलब कि ऐसा तुम्हारे बुक से ऐसा नहीं आ रहा है, ये अलग से राइटिंग सेक्शन है, बट लंबा होता है, लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रतन सिंह के अदबी खिदमात पर मुख्तसर नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 मार्क्स है, या तो इंटरनेट के फायदे पर रोशनी डालिए या फिर रतन सिंह के खिदमात पर मुख्तसर नोट लिखिए। मतलब एक शॉर्ट नोट बोल रहे हैं लिखने के लिए, उतना ज्यादा नहीं, शॉर्ट नोट रतन सिंह के ऊपर लिखना है, या फिर इंटरनेट के जो फायदे होते हैं ना उसके ऊपर भी एक ब्रीफ आंसर, शॉर्ट आंसर देना है, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रतन सिंह के इस पर रोशनी हम लोग डालते हैं, थोड़ा सा टॉर्च मार देते हैं इनके ऊपर। क्या है, रतन सिंह का शुमार उर्दू के तरक्की पसंद अफसाने निगारों में होता है। रतन सिंह कस्बा दाऊद जिला सियालकोट, सियालकोट कहाँ, पाकिस्तान में 1927 में
पैदा हुए, 1927 ईस्वी में पैदा हुए, तक़सीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए और 1962 में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हुए। ऑल इंडिया रेडियो में मतलब एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक। तो रतन सिंह के बारे में भी एक अलग से वीडियो मैं बना ही दिया था, तो तुम्हें पता होगा, वरना तुम चैनल एक बार विजिट कर ही लेना, ठीक। अफसाना निगारी का उन्हें शुरू से ही शौक था। बतौर अफसाना निगार मतलब कि राइटिंग वगैरह का, स्टोरी राइटिंग वगैरह का शौक था। बतौर अफसाना निगार इनका नाम बहुत मशहूर हुआ। इनके अफसाने मुख्तसर सादा होते हैं, इनके अफसाने मुख्तसर और सादा होते हैं। इन्हें कौमी और रियासती इनामात से नवाजा गया, मतलब ऑनरेबल अवार्ड से, ऑनरेबल खिताब से नवाजा गया। अब खिताब, लक़ब, तखल्लुस ये सब पता है ना, वो शायरी इस्तिलाहात वाली वीडियो जो बोला हूँ ना, वो देख ही लेना, क्योंकि ये रदीफ, काफिया, मतला, मुक्ता, इससे क्वेश्चन हर साल आया है, तो इस बार भी आ सकता है। और वो क्वेश्चन ऐसा होता है ना, वही क्वेश्चन है ना तुम्हारा 98 मार्क्स और 100 मार्क्स के बीच का, वही क्वेश्चन एक बैरियर क्रिएट करता है, क्योंकि ये सब तो सब पढ़ के जाते हैं, वो एक अलग आ जाता है एक्स्ट्रा में। अब देखो रतन सिंह का जो शुमार है ना, इनके बारे में, और इनकी एक सुवानही नज़्म जो थी, ये दरबदरी, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, वो भी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनके बारे में, लिख देना कि दरबदरी इनकी लिखी हुई इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी थी, जो मतलब कि बहुत ही ज्यादा मकबूल हुई। तो इंटरनेट में इसका ऑप्शन है कि ऊपर तुम रतन सिंह के बारे में लिखना चाहो तो लिखो, या फिर इंटरनेट के बारे में लिख सकते हो तो उनके बारे में, इसके बारे में लिखो। तो इंटरनेट का ताल्लुक मवासलाती निज़ाम से, मवासलाती कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है ना, उससे इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये फासलों को निहायती तेजी से खत्म करता है। फासलों, अभी हम बैठ के यूएसए, यूरोप, हर जगह कॉल कर सकते हैं, तो उसको फासलों को कम करता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स से फौरन राब्ता कर सकते हैं, हम अभी किसी से भी फौरन राब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट में महफूज हर किस्म की मालूमात, बटन दबाते हैं, हमें कंप्यूटर से हासिल हो जाते हैं। कोई भी नॉलेज हमें किस चीज के बारे में पता नहीं है, गूगल पर सर्च करते हैं, उनके बारे में ढेर सारी नॉलेज अच्छी सी खासी हासिल कर लेते हैं। कुतुब खानों से इस्तेफादा कर सकते हैं, मतलब लाइब्रेरी वगैरह, हर तरह की बुक तुम्हें डिजिटली मिल जाएगी, तुम उसे पीडीएफ फॉर्मेट में किसी भी तरह से तुम इंटरनेट के ही जरिए से तुम एक्सेस कर सकते हो। उलूम के माहिरीन, ताजिर, सनतकार और पेशेवर हजरत इसके मदद से अपना काम बहुत उम्दा तरीके से और बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हमें बहुत सारी चीजें हासिल होती है, जो भी मतलब कि सर्विस वाले होते हैं, कोई भी बिजनेसमैन हुआ, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ, तो बहुत सारा हमें नॉलेज मिलता है इंटरनेट से। तो अभी तुम शार्क टैंक अगर देखते हो, मैं तो देखता हूँ, तो शार्क टैंक में एक तुम्हें बिहार का एक स्टार्टअप था रोडवेज नाम का, तो वो मतलब कि यूट्यूब से देख के अपना कोडिंग वोडिंग सीख के अपना एक ऐप तैयार कर लिया था। तो तुम यूट्यूब से, इंटरनेट से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो यही है कि इंटरनेट का जो फायदा तुम्हें, जो अगर तुम चैप्टर पढ़े हुए भी नहीं हो ना, तो जो तुम्हारे बना चना के, अरे इंटरनेट से हम क्या फायदा करते हैं, चैटिंग करते हैं, ये नहीं, मतलब कि जो फायदा वाली चीज है वो लिख देना, ठीक। सनतकार, पेशेवर हजरत इसके मदद से अपना काम बहुत उम्दा तरीके से और बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। इससे खेल, तमाशे और दिल बहलाने के सामान भी मुहैया किया जा सकता है। खेल तमाशे अभी तुम्हें, जैसे कि जियो सिनेमा पे तुम्हें आईपीएल, फुटबॉल, क्रिकेट, हर तरह के तुम्हें इंटरनेट इंटरटेनमेंट का सामान मिल जाता है। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और बहुत कुछ हुआ। इंटरनेट के बगैर हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। अब तो ऐसा है कि इंटरनेट पे हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट हो चुके हैं, कि इसके बगैर हम लोग का डेवलपमेंट यानी तरक्की हमारी मुमकिन ही नहीं लगती है। इंटरनेट एक दिन के लिए बंद हो जाएगा, कैसा होगा, क्या होगा, तो वही है। तो इसके बारे में अब तुम्हारा यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तुम्हें कैसे क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन टोटल 12 क्वेश्चन है। अब हम लोग 50% के करीब पहुंच गए हैं। मीर तकमीर, अब 50% नहीं, मतलब कि समझ लो अभी हम लोग कितना 40 मार्क्स के करीब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। मीर तकमीर का हालात जिंदगी पर रोशनी डाली। देखो ये रोशनी का शीन छुट गया, ये सीबीएसई वाले है ना। अब मीर तकमीर, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मीर तकमीर के बारे में तो नहीं आना चाहिए था, ये कैसे आ गया। तो मीर तकमीर के बारे में दिए, देखो ये जो होता है ना सैंपल पेपर, पता ना कैसे बना देते हैं। सैंपल पेपर में भी है ना, तुम्हें पता होगा कि सीबीएसई का जो तुम अगर वो देखोगे ना सिलेबस वाली वीडियो, तो उसमें अगर तुम मैथ, साइंस या फिर इसको भी करोगे ना, तो उसमें लिखा रहेगा 80% एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। और तुम जब सैंपल पेपर देखने जाओगे ना, तो सैंपल पेपर देख, अरे ये क्या आ गया, ये तो एनसीईआरटी का दूर दूर तक नहीं है। और जब एग्जाम देखने जाओगे ना, तब तुम्हें एनसीईआरटी का मिलेगा। तो ये पता नहीं, मीर तकमीर ऐसे एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं जो सिलेबस की वीडियो बनाया था उसमें 2024 का जो सिलेबस वाला बताया था, वो मैं खुद से कोई थोड़ी बनाया था, वो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली अपलोड था। उसी पीडीएफ को मैं डिस्कस किया था। तो उस पीडीएफ में तो मीर तकमीर का नाम नहीं था, और यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे पढ़ लिया। ऐसे तुम चैप्टर पढ़े हो ना, तो चैप्टर में कुछ कुछ मतलब कि राइटर वगैरह के बारे में तो कुछ कुछ तो बना के लिख सकते हो ना। इन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था, ये इनका नाम बहुत मकबूल हुआ। ये अगर वो शायर थे तो उनका शायरी में नाम बहुत मकबूल हुआ, अगर वो स्टोरी राइटर थे तो अफसाना निगार में नाम बहुत मकबूल हुआ। इस तरह से करके कुछ कुछ बना सकते हो। और अगर डेट ऑफ बर्थ मैं बोला, तो हर एक राइटर का याद रखना। डेट ऑफ बर्थ अगर तुम्हारा अच्छा, डेट के साथ तुम अच्छे हो, तो राइटर का डेट ऑफ बर्थ एक बहुत ही ज्यादा एडवांटेज क्रिएट करता है। ऐसे बना चढ़ा के कुछ भी लिख सकता है, तो ऐसे घबराना मत कि ये आ गया तो मेरा 5 मार्क छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है।
और एक और है साहिल लुधियानवी की शायरी पर इख्तिसार के साथ रोशनी डाली है। तो साहिल लुधियानवी या फिर मीर तकी मीर, जो तुम्हें मजा लगे। अब देखो मीर तकी मीर नहीं थे, बट या वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें साहिल लुधियानवी थे, तो साहिल लुधियानवी के बारे में लिख सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऑप्शन रहे कि जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं आ रहा है, बट दूसरा ऐसा ऑप्शन मिलेगा ना जो तुम्हारे सिलेबस वाला ही होगा, तो इससे घबराना मत कि साहिल लुधियानवी पे लिख देना। वो तो पढ़ के जाना ना, 6 इंपॉर्टेंट राइटर वाले। कितना बार बताऊं 6 इंपॉर्टेंट कौन से हैं, क्या है, हर बार बता चुका हूं। अब देखो हम लोग मीर तकी मीर के बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो पास मार्क्स के लिए है। मीर तकी मीर की हालात जिंदगी, इसके आगे हम लोग ऐसा कोलन लगा दिए हैं, ठीक। मीर, इस कोलन वाले साइन को क्या कहते हैं उर्दू में, कमेंट करके बताना। इस टाइम के साथ कमेंट करके बताना, मुझे पता लगेगा कि तुम यहाँ पे कभी वीडियो देख रहे हो। तो मीर तकी मीर उर्दू के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। वो आगरा में 1722 में पैदा हुए। इनके बचपन में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके वालिद का इंतकाल इनके बचपन में ही हो गया था। कुछ दिनों बाद वो दिल्ली में बस गए। कुछ दिनों बाद वो है ना, वो सोचे कि यार दिल्ली शिफ्ट किया जाए। फिर जब दिल्ली के हालात खराब होने लगे तो वो लखनऊ आए। दिल्ली में बहुत ज्यादा हालात खराब होने लगे, दंगे फसाद होने लगे, तो वो कहाँ आ गए, लखनऊ आ गए, ठीक। वो 1810 में इनका इंतकाल हो गया, और 1810 में इनका इंतकाल हो गया, ठीक। मीर क्लासिकी उर्दू गजल के सबसे बड़े शायर है, मतलब फादर ऑफ द पोएम। इसको मतलब बहुत ज्यादा इनको कुछ टाइटल से नवाजा जाता है। मीर तकी मीर है ना, उर्दू क्लासिक की गजल के है ना, वो सबसे बड़े शायर है। वो उर्दू गजल के इमाम कहे जाते हैं। हाँ, इमाम कहे जाते हैं, वो उर्दू गजल के इमाम कहे जाते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू वाले में, अगर पूछना चाहे कि उर्दू गजल के इमाम कौन समझे जाते हैं, तो उर्दू गजल के इमाम वन एंड ओनली मीर तकी मीर समझे जाते हैं, ठीक। सादा आम फहम अल्फाज में सोज गुदास की कैफियत पैदा करना। सादा आम फहम अल्फाज में मतलब इजी लैंग्वेज में सोज गुदास की कैफियत। अब सोज गुदास की कैफियत मतलब समझ रहे हो कि उस टाइम के अरिजीत सिंह थे, मतलब उस टाइम सोज गुदास की कैफियत पैदा करना। मीर की कोई सानी नहीं, मतलब इसका कोई टक्कर नहीं था यार। ये मतलब कोई भी आदमी को एकदम इश्क मोहब्बत वाले में ले जाते थे। इन्हें खुदाए सुखन के लक़ब से नवाजा गया, और इनका लक़ब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदाए सुखन के लक़ब से इन्हें नवाजा गया। खुदाए सुखन का लक़ब बहुत अच्छा लक़ब है, इनसे नवाजा गया कि इनको मीर तक। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा एक और था, हमारा ऑप्शन था साहिल लुधियानी के बारे में। तो साहिल लुधियानवी के बारे में भी हम लोग लिखते हैं। साहिल लुधियानवी भी जो थे ना, उनका असल नाम अब्दुल हई था। इनके दूर-दूर नाम में ना साहिल था ना लुधियानवी था, लेकिन फेमस थे साहिल लुधियानवी के नाम से कि लुधियाना पंजाब में जो जगह है ना, लुधियानवी मतलब वहां के रहने वाले थे, तो इसलिए लुधियानवी के नाम से थे। और साहिर इनका तखल्लुस था। साहिर इनका तखल्लुस, जो शायर खुद रख सकते हैं जिस नाम से वो फेमस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। तो साहिल लुधियानवी, इनका नाम साहिर का तखल्लुस था। वो एक तरक्की पसंद फितरी शायर थे। वो मतलब एक डेवलपमेंट वगैरह को लेके, मतलब आगे के एडवांसमेंट को लेके तरक्की पसंद शायर थे। इनके लहजे में सोज और असर था। इनके लहजे में भी एक इमोशन क्रिएट करते थे। इनका कलाम एहसास की दिलकशी थी। इन्होंने समाजी और सियासी मसाइल पर बहुत खूबसूरत अंदाज में अशार कहे। तलखिया इनके इब्तदाई ज़माने के कलाम है। तलखिया इनके जो स्टार्टिंग जब ज़माने में लिखने लगे थे ना, तो ये तलखिया लिखे थे। इनके स्टार्टिंग ज़माने के कलाम है। परछाइयाँ, ताजमहल, गरेज़, कभी-कभी इनके बहुत मशहूर नज़्में हैं। ये 4 जो है ना, इनके बहुत मशहूर नज़्में हैं। तो जो-जो इम्पोर्टेंट 6 इम्पोर्टेंट जो राइटर है ना, उनके बारे में जो-जो इस टाइप का, जैसे इनकी पोएम जो हो गई, उनका डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो कहाँ बॉर्न किए, इस टाइप का जो-जो पॉइंट है ना, पॉइंट करके 5 पॉइंट ऐसा निकालने की, एटलीस्ट 5 डिफरेंट पॉइंट निकालने की कोशिश करना कि 5 मार्क्स तुम्हें मिल जाए। तो ऐसा करके, और उसके बाद उसको अच्छे से जितना अच्छे अल्फाज में पिरो सको पिरो देना, और तुम्हारे नंबर मिल जाएँगे। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और जो हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, जो सबसे बड़ा सेक्शन जो था, जो एकदम कंटीन्यूअस बकबक करिए जा रहे हैं। सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा हिस्सा जी होगा, जो हमारा ग्रामर वाला पार्ट होगा। और यहाँ तो मतलब तुम्हारा यहाँ पे है ना 5 मिनट में तुम्हें 20 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ग्रामर की जितनी हर तरह की वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो, एक वन शॉट वीडियो, हर तरह की वीडियो ग्रामर की अपलोड कर चुका हूँ। और वो ऐसी वीडियो है ना कि उस वीडियो को देखने के बाद है ना, कोई भी क्लास 10th के लेवल से सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन पूछ देना, सारा उससे मैच कहेगा, तो इसका तुम आंसर फटाफट दे पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो। जिसका फाइल मालूम ना हो क्या कहलाता है? फेल मारूफ कहलाता है, फेल मजहूल कहलाता है, फेल लाजिम कहलाता है, फेल नाकिस कहलाता है। तो अगर तुम वीडियो स्टार्टिंग से हमारे चैनल को फॉलो करते आ रहे हो, तो तुम्हें पता होगा इस बार सिलेबस में हमारा ना फेल नाकिस है, ना फेल लाजिम है, और ये दोनों मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ। अब फेल मारूफ और फेल मजहूल 2 पढ़ाया हूँ। तो जिसका फाइल मालूम नहीं ना होता है, उसे फेल मजहूल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। और जिसका फाइल मालूम होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको फेल मारूफ बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वो लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे क्या कहते हैं? मतलब बेसिकली ये क्या पूछ रहा है, वर्ब पूछ रहा है। इसमें काम का करना होना किसमें जाहिर होता है? वर्ब में होता है। जो डूइंग एक्शन वाला जो होता है ना, डूइंग वर्क, इज कॉल्ड वर्ब वाला। तो फेल
अलिफ है, ऑप्शन ए है फेल है, ऑप्शन बी है सिफत है, ऑप्शन बी सी है ज़मीर है, ऑप्शन डी है इस्म है। तो इसम तुम्हें पता होगा, इस्म नाउन को बोलते हैं, ठीक? और हमसे पूछा क्या जा रहा है? वर्ब पूछा जा रहा है। तो वर्ब है ना, फेल को ही वर्ब बोलते हैं, मतलब कि किसी काम करने वाले चीज को है ना फेल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ठीक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और इस सब का तुम्हें 2-2 मार्क्स मिलते जा रहा है, समझ रहे हो कितना फ्री फंड में। लफ्ज शिकस्त का मुतजाद किया है। शिकस्त, शिकस्त मतलब क्या होता है? हार जो होता है ना, लूज, उसे मतलब मुतजाद बोलते हैं। तो अल्फाज है, फर्स्ट है फातेह है, और ऑप्शन बी है फतह है, ऑप्शन जी में ऑप्शन सी है हार है, ऑप्शन डी है फुतू है। तो शिकस्त, शिकस्त का पूछ रहा है, तो शिकस्त मतलब हार होता है, फतह मतलब जीत होता है, तो जीत होगा यानी फतह होगा, ठीक? फातेह किसी बंदे के टाइटल में लगता है, ठीक? और फुतू इसका जमा मतलब कि प्लूरल फॉर्म है, तो हमें बस सिंगुलर, यहाँ पे शिकस्त पूछ रहा है तो हमारा सिर्फ फतह होगा, ठीक? और हार इसका मीनिंग है, ठीक? शिकस्त का मीनिंग है हार। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लफ्ज आलात का वाहिद क्या है? इसका आलात का वाहिद क्या है? ऑप्शन, अब ये जितना क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल रहा है ना, ये सारा क्वेश्चन मैं अपनी ग्रामर वाली सीरीज में करा चुका हूं, तो तुम्हें देखो अभी के सैंपल पेपर में तुम्हें ये सारा टकरा रहा है क्वेश्चन, तो वो सब मैं पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब उसमें जितना भी एमसीक्यू वगैरह किया हो ना, सारे इंपॉर्टेंट ही वाला की निकाल के किया हूं। लफ्ज आलात का वाहिद क्या है? तो ऑप्शन ए है आला है, ऑप्शन बी है आला है, मतलब ऐसे अलिफ वाला है, या फिर ऑप्शन सी है आला ऐसे हा फिरता है, या फिर आलाम है। देखो आलात से ना लग रहा है कि आलाम नहीं होगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब आला होता है, ठीक? तो आला में आइन वाला नहीं होता है, और ये अलिफ वाला भी नहीं होता, ये फिरता वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है हमारा, वो क्या है? ज़ेल अल्फाज के मुज़क्कर अलग कीजिए, इसके मुज़क्कर अलग कीजिए, यानी मुज़क्कर यानी मेल बोल रहा है, ठीक? लड़का, तो मेल को अलग करना है। तो पहला ऑप्शन है मलिका, ऑप्शन बी है बेटी, ऑप्शन सी है बहन, ऑप्शन डी है आलिम, आलम। तो आलम या आलम जो भी बोलो, तो ऑप्शन ऑप्शन ए है ना मलिका, तो तुम्हें पता होगा मलिका क्या यूज होता है? बादशाह का जो फीमेल होता है ना उसे मलिका बोलते हैं, यानी जो महारानी होती है ना, रानी क्वीन जो होती है ना, उसे मलिका बोलते हैं। तो मलिका, रजिया सुल्तान क्या थी? दिल्ली की मलिका थी, हिंदुस्तान की मलिका थी। तो यहाँ फीमेल का यूज है, तो मलिका नहीं होगा। बेटी तो साफ समझ में आ रहा, डॉटर तो ये तो बिल्कुल साफ फीमेल है। बहन, बहन भी तो यार फीमेल है। तो हमारा एक बचा, ले दे के क्या बचा? आलम बचा। आलम यानी दुनिया हुआ, आलिम मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं तो उन्हें बोलते हैं, तो आलम होगा हमारा, ठीक? तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मंदरजा झील अल्फाज किसी लफ्ज में साबका का इस्तेमाल हुआ है, इसमें साबका का क्या इस्तेमाल हुआ? अब साबका और लाहिका का मैं एक वीडियो बता चुका हूँ, इसमें साबका और लाहिका का तुम्हें थोड़ा इसमें यहाँ पे बता देता हूँ। साबका क्या होता है? जो किसी चीज के आगे लगता है, ठीक? और लाहिका क्या होता है? किसी चीज के बाद में लगता है, किसी मीनिंगफुल चीज के है ना बाद में लगता है लाहिका। और साबिका क्या होता है? कोई चीज के आगे में लगता है। तो पहला क्या ऑप्शन है? खुशकिस्मत है, ऑप्शन बी है गुलदान है, ऑप्शन जी में ऑप्शन सी है महकदार है, ऑप्शन डी है सुखनवर है। तो देखो ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। तो सुखन एक वर्ड होता है, तुम्हें पता होगा, सुखन एक वर्ड होता है, इसके बाद में लगा है वर्ड। तो बाद में किस में लगता है? लाहिका में लगता है बाद में। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें साबिका पूछ रहा है तो ये तो नहीं होगा। महक एक वर्ड होता है जो खुशबू वगैरह होता है, तो महक में दार बाद में लग रहा है, तो ये भी लाहिका होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब गुल एक वर्ड होता है, तो गुल दान तो बाद में लग रहा है, दान यानी कोई चीज का स्टैंड बोलते हैं, तो गुलदान हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। ले दे के बचा क्या? किस्मत, तो किस्मत के आगे लगा है खुश, तो खुश किस्मत होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक? अब कोई क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोई भी अभी तक तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा हो ना, तो तुम मुझे ना पर्सनली वहां का स्क्रीनशॉट खींच के तुम मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, और मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर ही दूंगा, ठीक? और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मंदरजा झेल अल्फाज में जमा लफ्ज की निशानदेही कीजिए, जमा लफ्ज की निशानदेही कीजिए। इसमें से जमा यानी प्लुरल कौन सा है? और सिंगुलर प्लुरल वाला पता है ना, तो इसमें से जमा बताना है। तो अलिफ है रूह, रूह जो हमारी होती है ना, सोल जो आत्मा, हाँ, तो रूह है, या फिर मकान है, या फिर अशजार है, या फिर अफसर है। तो क्या लग रहा है? देखो अफसर जो होता है ना, ऑफिसर जो होता है, तो वो एक सिंगुलर यहाँ पे लिखा हुआ है। मकान जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मकान जो मकाने तो नहीं ना लिखा हुआ है, सिंगल है। रूह हमारे रूहें तो नहीं ना लिखा है बहुत सारी लोगों की, तो बस एक सिंगल है। शजर, शजर का अशजार होता है, तो ये पता होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा एमसीक्यू टाइप का, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम आवाज अल्फाज को कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं अभी कुछ दिन पहले कम्युनिटी पेज में भी डाला था, और इसका आंसर पोएटिक डिवाइस वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था। अब तुम्हें इसका आंसर तो तुम्हें विद इन अ सेकंड बता देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है रदीफ है, ऑप्शन बी है काफिया है, ऑप्शन सी है मतला है, ऑप्शन डी है मक्ता है। क्या है?
तो हम आवाज अल्फाज, देखो हम आवाज अल्फाज होता है क्या है कि एकदम आइडेंटिकल नहीं होता है, मतलब बीच का जो वर्ड होता है ना जिससे सुनने में एक जैसा लगता है, हम आवाज और हम वजन अल्फाज जो बोलने में एक जैसा और सुनने में एक जैसा लगता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, काफिया बोलते हैं। मतला क्या होता है, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम जो होता है ना उसे मतला बोलते हैं, जिसमें एल होता है, मतला एल, ठीक। और जिसमें की वाला मक्ता होता है वो लास्ट लाइन ऑफ द पोयम होता है। और रदीफ जो होता है ना वो पोयम का जो लास्ट वर्ड होता है ना जो एक जैसा होता है कि आ रही जा रहे हैं करके, तो उसे रदीफ बोलते हैं। और काफिया जो होता है ना रदीफ से जस्ट पहले आता है और उससे काफिया कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा काफिया। अब इसका सारा आंसर देख लेते हैं कि सारा सही बताएं कि नहीं। तो ऑप्शन ए है, फर्स्ट का मजहूल है, तुम देख लेना कि हम कहाँ, फर्स्ट का मजहूल है, सेकंड का फेल है यानी वर्ब वाला जो बताए थे, थर्ड में फतह है, फतह फतू करके था ना, शिकस्त का फतह, आला आलात का जो था वो आला था, एकदम सही है। आलम था उसका मुजक्कर जो था यानी मेल जो हमें बताना था। उसके बाद इसका अलिफ है यानी खुशकिस्मत जो था हमारा सही है। शजर का अशजार था। और उसके बाद यहाँ पे काफिया, तो हमारा सारा आंसर सही निकला। और ये सारा आंसर है ना मैं एक बार भी पीछे ये वाला चीज पढ़ के नहीं देखा हूँ, मतलब इसको मैं बस एडिट करने टाइम ऐसे ऐसे कर दिया था, बट रीड कर करके उतना एडिट नहीं किया, मतलब बस ऐसे ऐसे करके कलर पैलेट मिला मिला के एडिट कर दिया। अभी पढ़ रहा हूँ अभी फर्स्ट टाइम। तो ये सारा हमारा मतलब जो वीडियो पुरानी बना चुके हैं ना बस उसी से मुझे ये सब याद आ रहा, हाँ ये ऐसे थे ये ऐसे था। तो अगर तुम वो वीडियो देख लियो ना तो तुम्हें भी अब तक एकदम एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका जो सवाल नंबर 8 था, जैसे मैं बताया हूँ टोटल क्वेश्चन 12 पूछा गया है, तो इसमें से तुम्हारा अभी हम लोग 8वें पे आ गए हैं, ठीक। तो ये जो था ना दर्ज झेल मुहावरों का जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो इसका जो हथियार डालना, भेस बदलना, दिल बाग बाग होना, दांतों तले उंगलियां दबाना, जैसे इसका मतलब होता है दांतों तले उंगलियां का क्या होता है, आश्चर्य होना, मतलब हैरान हो जाना। तो इस तरह का सारा मीनिंग तो पता होगा ना, भेस बदल देना, हथियार डाल देना मतलब हार जाना, इस तरह का दिल बाग बाग हो जाना मतलब खुशी से दिल बाग बाग हो जाता है। तो इससे कोई भी तुम मुहावरा बना सकते हो, जैसे कि मतलब कि मेरा रिजल्ट आ गया तो मेरे वालिदैन खुशी से दिल बाग बाग हो गया उनका, मेरी कामयाबी देख के रिश्तेदार सब दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, ऐसा करके कुछ भी बना सकते हो। देखते हैं इसका क्या बनाया गया है। तो ये देखते हैं जवाब क्या है। शहर में बहरूपिया भेस बदल कर आया, एकदम सिंपल लिख दो, शहर में बहरूपिया भेस बदल कर आया। जंग के मैदान में रजिया के सामने दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, जंग के मैदान में रजिया के सामने दुश्मनों। अब ये जरूरी नहीं कि तुम रजिया वाला ये जो चैप्टर में दिया हुआ था इसीलिए तुम रजिया से रिलेटेड कुछ बनाए, कुछ भी ए बी सी डी, नेपोलियन और कब का तुम अलेक्जेंडर, कोई भी भाषा का नाम यूज कर सकते हो और कहीं पे कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। इम्तिहान का रिजल्ट देखकर उस सारे का दिल बाग बाग हो गया। इम्तिहान का तुम्हारा भी जब रिजल्ट आएगा ना तो दिल बाग बाग हो जाएगा मजे में यार। उर्दू में तो इंशाल्लाह तुम्हारा 95 प्लस आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिजल्ट आने पर अच्छे नंबर देखकर सारे ने दांतों में उंगलियां दबा लिया। रिजल्ट जब आया ना तुम्हारा तो एकदम देखा अरे बाप रे क्या रिजल्ट आया, सारे ने उंगलियां दांतों तले उंगलियां दबा लिया। और तुम्हारा रील बन जाएगा मट्टी चेन मोटा ऐसा करके ऐसा करके। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी है जो हमारा लास्ट सेक्शन है, जो हमारा अब हम लोग लास्ट सेक्शन पे पहुंच गए हैं। जो हमारा जो ये सेक्शन क्या है, जो हम जो क्वेश्चन आंसर जो पढ़ते हैं ना बुक में, जो चैप्टर पढ़ते हो फिर उसका क्वेश्चन आंसर जिसमें बहुत ज्यादा तुम लोग टाइम बर्बाद करते हो, जिसमें करना नहीं चाहिए क्योंकि उसका देखो कितना कम नंबर का पूछा जाता है। तो दर्ज झेल अल्फाज में से सवाल का जवाब दीजिए। तो इसमें अब हमारा 3 क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा एक हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, ठीक। तो डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अस्कपाल क्या था? इनका ताल्लुक किस खानदान से था? तो इनका ताल्लुक महार खानदान से था। अभी से 5-6 महीने पहले पर आया था, देखो मुझे अभी तक याद है अल्हम्दुलिल्लाह। सालाबारी से क्या नुकसानात हुए थे? ये कौन सा है? लेंचो वाला जो चैप्टर था ना, जो इंग्लिश में भी फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा है, और लेंचो वाला जो चैप्टर था कौन था? खुदा के नाम खत, हाँ उससे ये क्वेश्चन है। सालाबारी से क्या नुकसान हुआ था? उसके फसल वगैरह बर्बाद हो गए थे ना, हाँ। और बेतकल्लुफी मजमून का मरकजी ख्याल लिखिए। बेतकल्लुफी जो तुम्हारा कौन था? जान पहचान का चैप्टर नंबर 2 जो था, बेतकल्लुफी का मजमून का मरकजी ख्याल, उसका ये मरकजी ख्याल क्या था? तो वही था कि मतलब कोई को हद से ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, मतलब किसी की तारीफ, वो था ना तकल्लुफ और बेतकल्लुफ वाला। आगे देखते हैं इसका आंसर ही देख लेते हैं, ठीक। इसका आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव का असल नाम डॉक्टर भीमराव अस्कपाल था, भीमराव अस्कपाल था। इनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। पूरा लिखना, महार खानदान से मत लिखना ना, महाराष्ट्र के महार खानदान से था, ठीक। सालाबारी से बहुत नुकसान हुआ, जैसे फसलें बर्बाद हो गई, गन्ने के खेतों सत्यानाश हो गया, गन्ने के खेतों का सत्यानाश हो गया। अब सत्यानाश कैसे लिखते हैं ये भी तुम अभी एक रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, बारी बारी अल्फाज देख लो। सत्यानाश ऐसे ऐसे लिखते हैं। अब तुम एग्जाम में शोशा कितना होता है, ते कैसे होता है, मलिका कैसे लिखते हैं, सुल्तान कैसे लिखते हैं, ये सब ट्राई करते रहना कि कैसे क्या होता है।
सबक बेतकल्लुफी कन्हैया लाल कपूर का लिखा हुआ है। कौन राइटर का लिखा हुआ है? तो कन्हैया लाल कपूर का लिखा हुआ है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि जरूरत से ज्यादा तकलीफ और बेतकल्लुफी दोनों ही परेशानी का सबब है। मतलब तकलीफ देना तो समझते हो ना, किसी को परेशान करना, और बेतकल्लुफी, अरे अरे भाई साहब, अरे आप बहुत अच्छे भाई साहब, आप क्या है ऐसा करके, मतलब कोई को इतना ज्यादा चढ़ा देना कि वो उससे भी आजिज हो जाए, तो वह बेतकल्लुफी वाला वो चीज होता है। ठीक, तो बेतकल्लुफी से भी बहुत, और कोई चीज की भी ज्यादती तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि बेतकल्लुफी या तकल्लुफ दोनों की ज्यादती से नुकसानात होते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर इसका था, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो तुम्हारा एक एक मार्क्स का। ठीक, ये एक मार्क्स का, ये एक मार्क्स का, बस बस। उर्दू जबान का कहाँ पैदा हुआ? उर्दू जबान कहाँ पैदा हुई? उर्दू जबान हिंदुस्तान में पैदा हुई थी, ये पता ही है ना। कौन सा चैप्टर का था? चैप्टर का नाम कमेंट कर देना। रजिया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की? तो रजिया ने क्या 3 साढ़े 3 साल हुकूमत की थी। चलो देख लेते हैं आंसर क्या है। कि उर्दू जबान हिंदुस्तान में पैदा हुई, हाँ उर्दू जबान यही नॉर्दर्न इंडिया में पैदा हुई। ठीक, और रजिया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल 3.5 ईयर्स हुकूमत की थी, रूल किया था। उसके बाद फिर इसके भाई सब गद्दार सब क्या कहते हैं। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो तुम्हारा 2-2 मार्क्स करके है। गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ नहीं कर सकता? गिलहरी स्क्विरल ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ कर ही नहीं सकता? वही उधक पुधक छालियां तोड़ना, वो सब जो था ना, गिलहरी वो काम कर सकती है। हमद के आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद था? हमद जो हमारा फिर फर्स्ट चैप्टर जो आ गया, तो कारखाने से मुराद दुनिया था, ये याद है ना। तो कारखाने से मुराद दुनिया था, तो हमारा क्या, गिलहरी छालियां तोड़ सकती है जो पहाड़ नहीं तोड़ सकता। गिलहरी छालियां तोड़ सकती है जो पहाड़ नहीं तोड़ सकता। हमद के आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। यस, हमारा पूरा आंसर सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो था ना तुम्हारा 3 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन नंबर 12 में ना ऐसा करके 2 ही मार्क्स दिया हुआ था, 2 ही क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था, और आंसर में है ना 3 आंसर दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे नोटिस किए कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो उसके बाद सैंपल पेपर था ना, पूरा पेज ऐसा ब्लैंक था। तो फिर जब आंसर मिला ना, तो आंसर के थ्रू है ना क्वेश्चन निकाले कि क्वेश्चन ये होना चाहिए, तो ये हम खुद से टाइप कर दिए ऐसे। चलो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट देखते हैं क्या है। मंदरजा झील शहर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ? किस सनत का इस्तेमाल हुआ? अब आधे लोग मुझसे पूछे थे कि सनत क्या होता है, सनत क्या होता है। उस वाली वीडियो में मैं सनत के बारे में सब कुछ बता चुका, अभी तक तुम नहीं देखे हो, तुम देख लेना वो वीडियो मैं बता रहा हूँ। सनत का इस्तेमाल किया गया, तो नाजुकी उसकी लब की क्या कहे, पंखुड़ी या गुलाब की सी। ये सेम एग्जांपल मैं उस वाले में दिया था। नाजुकी उसकी लब की, क्या क्या लब यानी होठ होता है, ठीक। पंखुड़ी या गुलाब की सी है, मतलब रोज पेटल से उसको क्या की जा रही है, तशबीह दी जा रही है, तो इससे क्या होगा, सनत तशबीह का यूज हुआ। अब देखो सनत ऐसा इंडिविजुअल कोई ऐसा पोएटिक डिवाइस नहीं होता, जैसे सनत तलमीह, सनत तशबीह ऐसा करके आगे लगा के सनत यूज करते हैं, तो ये सनत तशबीह का इसमें यूज हुआ, ठीक। तशबीह ऐसा करके तशबीह लिखते हैं लेकिन पढ़ते तशबीह है, ठीक। दर्ज झेल शेर का शायर का है, दर्ज झेल शेर, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? नींद क्यों भाई, इश्क अशाक वाले शायर होंगे कोई? कौन है? मिर्जा गालिब के बारे में मिर्जा गालिब का था ना, नींद क्यों रात भर नहीं आती, वाला था काबे किस्मों से जाओगे। हाँ। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है, नजर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम याद है ना, क्या था? वली मोहम्मद क्या था, देखते हैं आंसर क्या है। जवाब क्या है, सनत तशबीह। फर्स्ट क्या है, सनत तशबीह। सेकंड क्या है, मिर्जा गालिब था। और थर्ड है, नजर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। यस, तो हमारा इसी के साथ क्वेश्चन आए, यानी सैंपल पेपर जो हमारा था ना, इतनी लंबी वीडियो, तकरीबन हमारी 1 घंटे के करीब की ये वीडियो, मतलब कि 50 मिनट के करीब की ये वीडियो बनी गई है। तो इतना ज्यादा मुझे डीएम आ रहा था ना, तो मुझे 1 घंटे की ये वीडियो इतनी ज्यादा लंबी बनानी पड़ी, क्योंकि मेरे चैनल की ये सबसे ज्यादा लंबी बड़ी वीडियो होगी, कि इतना लंबा बैठ के बनाना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसके बाद है ना, फिर चलो अब हम लोग इसके बारे में तुम्हें कुछ देखते हैं, आगे क्या लिखे हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, ये वीडियो कैसी लगी, कौन सा क्वेश्चन सबसे टफ लगा, सबसे भारी कौन क्वेश्चन लगा? मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन भारी लगा होगा अभी तक। उसके क्योंकि ये अगर तुम चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए भारी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सैंपल पेपर समझते हैं कि भारी होता है। सोचो एग्जाम में कितना ईजी होगा। अभी भी डर लग रहा है, और डर अभी लग रहा है, देखो डर लगना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा वाला डर क्या होगा एग्जाम में भूल गए, ऐसा डर नहीं लगना चाहिए। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो किया कि नहीं किया, अब देखो तुम सैंपल पेपर देख लिया, ऐसा देख लिया, अब ऐसे हम लोग अपना रिलेशन ऐसे खत्म नहीं करेंगे, हम लोग इंस्टा पे फॉलो कर लो। लाइक तुम्हें कोई और सब्जेक्ट से हो गया, तुम्हारा एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, कोई से भी तुम्हें डर लग रहा, कुछ भी तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। इन फ्यूचर तुम्हारे स्ट्रीम लेने में हो कि भैया मैथ ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, क्या ले, उस सब का से भी रिलेटेड मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। कोई भी तरह का तुम्हारा हेल्प करने की मैं तुम्हारे हमेशा के लिए अवेलेबल हूँ, तो मुझे इस तरह पे पर्सनली डीएम कर सकते हो, और हम लोग एक साथ बातचीत करेंगे। कोई भी हो तुम्हें यहाँ पे इस वीडियो से भी कोई अगर प्रॉब्लम हुआ होगा ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज देना, भैया यहाँ पे है ना ये चीज समझ में नहीं आया, मेरे पास टाइम मिला, मैं फौरन तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, चैनल पे एक बार विजिट कर लेना। और मुझे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि भैया इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है ना, इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन आप पढ़ा सकते हो तो प्लीज पढ़ा दो। तो मैं देखूंगा, अगर मुझे छुट्टी उट्टी मिल रही है ना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंग्लिश का ग्रामर का एक वीडियो अच्छे से अपने से बना के लेके आओ, कि तुम्हारा ग्रामर जो इंग्लिश से लग रहा है, इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन हो गया, ग्रामर जितना हो सकेगा मेरे से, अगर टाइम मिलेगा तो करूंगा इंशाल्लाह जरूर। तो इसके लिए फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।